So hello students, welcome to Sanskritic. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the fifth part or the last part of your first chapter of physics, which name is motion. Students, this is the fifth part or last, and in previous four part we learned about so many important topics, so many important concepts related to the chapter motion, such as what is motion, uniform motion, non-uniform motion, velocity, displacement, distance, speed, acceleration, equation of motion, derivation of equation of motion by mathematical method. And in this session we are going to derive this equation of motion by graphical method, because in the last part or in the part number 4 we learnt about the representation of graph of the motion, such as distance time graph, speed time graph, or 3 cases or 4 cases is speed time graph. Okay, now let's start our today's session with derivation of first equation of motion by graphical method. Okay, देखिए कल आपको हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बताए थे, उसको अपने दिमाग में रखिएगा, उसको अपने दिमाग में रिवीजन रखिएगा, और नहीं हो सके तो अगर नहीं याद होगा तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपको जब हम ये स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा रहे थे, उस वक्त आपको हम टोटल 3 केस बताए थे। इसके टोटल 3 केस बताए थे। सबसे पहला, जब आपका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, उस वक्त का ग्राफ कैसा होगा। दूसरा, जब इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो, ठीक है, यानी कि जब आपका इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, जब आपका जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से हो। और तीसरा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये 3 चीज़ का हम लोग ग्राफ जो है वो कल हम लोग यानी कि पिछले पार्ट 4 में हम लोग बना के देखे थे। अब जो हम लोग ग्राफ के हेल्प से अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस सेकंड वाले ग्राफ का हेल्प लेंगे, क्योंकि ये सेकंड वाले ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें u, v, a, t सबका कुछ ना कुछ आपका मैग्नीट्यूड होता है, सबका कुछ ना कुछ आपका वैल्यू होता है, सबका कुछ ना कुछ आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इसीलिए हम इस सेकंड वाले ग्राफ का यूज करके और हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, और इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक ग्राफ हमने दिया है। ये ग्राफ बेसिकली कल वाला ही ग्राफ है, जिसमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का कुछ ना कुछ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी का आपका OA, ये OA जो है ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब O से A पे आने के बाद ये बॉडी अपने वेलोसिटी को चेंज करना स्टार्ट की, और ये आपका E तक यानी E तक अपने वेलोसिटी को क्या की है, चेंज की है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो ओरिजिन से ये आपका OA क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये C से लेकर D तक, ये C से लेकर B तक, ये आपका BC जो है ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन ये अपने वेलोसिटी को बदल कब रही है, यहाँ तक तो इसका वेलोसिटी सेम है, ठीक है। ये अपने वेलोसिटी को बदल कब रही है, ए से अपने वेलोसिटी को क्या कर रही है, ये बदल रही है, ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ए से अपने वेलोसिटी को चेंज कर रही है, इसीलिए ये जो आपका स्लोप आया, ये कौन सा स्लोप, ये स्लोप का नाम क्या होगा, एक्सीलरेशन। इस स्लोप का नाम क्या होगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि आपका C से D तक सब फर्क समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हाँ, ये O से A तक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो C से D तक भी आपका इनिशियल वेलोसिटी u हुआ, ठीक है। B से C तक तो ये फाइनल वेलोसिटी आपका है v, लेकिन ये B से D तक का जो वेलोसिटी होगा ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ए के बाद और ई तक, ए से ई तक ये अपने वेलोसिटी को क्या की है, बॉडी चेंज की है। यहाँ तक तो सेम रखी है, यहाँ से यहाँ तक चेंज की है, तो यही क्वांटिटी आपका क्या है, ये बी डी है। तो बी डी भी क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा।
ये फर्क समझिएगा, ये bd क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब देखिए आपके सामने सब कुछ क्लियर है, ये OA जो है, ये OA जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये आपका OA इनिशियल वेलोसिटी हुआ तो CD भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, CD भी क्या होगा, CD इज इक्वल टू OA, ठीक है, दोनों पैरेलल है, इज इक्वल टू u, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, ये आपका O से लेके E तक आपका बॉडी ट्रेवल की है, तो ये आपका C से B जो होगा ये इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि B पे जाके रुक गई है, तो ये आपका BC जो होगा, ये BC जो होगा ये बॉडी का क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, V के नाम से जानेंगे, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी का BC, इस BC को आप क्या लिख सकते हैं, इस BC को आप ये लिख सकते हैं CD प्लस BD, CD प्लस BD, CD प्लस BD, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, BC इज इक्वल टू CD प्लस BD। अब आपका जो ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, यानी कि ग्राफ का स्लोप कौन सा है, AB, तो वैसे तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन यानी कि AB आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये हो गया AB, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, BD, अभी आपको समझाए थे हम, ये हो गया BD, और टाइम, टाइम आपका क्या हो गया, AD, ठीक है, ये क्या हो गया, AD। अब वैल्यू पुट करो तो AB की जगह पे A रख दो, BD का वैल्यू नहीं पता है, और AD की जगह पे T रख दो, तो यहाँ से तुम्हारा BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, BD का वैल्यू आ जाएगा 80, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो A इज इक्वल टू BD बाई T, तो BD का वैल्यू क्या आ गया, 80। अब इस BD के वैल्यू को यहाँ से उठा के और इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ, सिर्फ BD का ही नहीं, BC का, CD का और BD का, तीनों का, पुट द वैल्यू ऑफ BC, CD एंड BD, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने ग्राफ पे ध्यान दो, ठीक है, ग्राफ पे ध्यान दो, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू क्या है, V, BC का वैल्यू क्या है, V, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो V इज इक्वल टू, CD का वैल्यू क्या है, CD, अगर ये OA U है तो CD भी हमारा क्या होगा, U, V इज इक्वल टू U प्लस, ठीक है, अभी तुमने निकाला क्या, BD प्लस, यहाँ पे BD है आप देख सकते हैं, BD, तो BD का वैल्यू क्या है, 80, ये 80, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ, ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ आपके इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने का, कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे आके आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए, इससे पहले आपको हम एक कंसेप्ट दिए थे, कल ही बताए थे, कि कोई भी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसका, ऑफ मूविंग बॉडी का, तो इस मूविंग बॉडी के द्वारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर कैसे निकालते हैं, तो आपका स्लोप, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस, समझिएगा डिस्टेंस क्या होता है, तो स्लोप y एक्सिस और x एक्सिस, इन दोनों के द्वारा जो आपका एरिया इंक्लोज किया जाता है, इन तीनों के द्वारा, यानी कि उस ग्राफ के स्लोप के द्वारा, उस ग्राफ के y एक्सिस के द्वारा, उस ग्राफ के x एक्सिस के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो एरिया इंक्लोज किया जाता है, वही एरिया उस मूविंग बॉडी का क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर कहलाता है। यही जो एरिया आपका इंक्लोज किया जाएगा वही इस मूविंग बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कवर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये हमारा ग्राफ बन रहा है,
इस ग्राफ का टोटल एरिया जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है बेसिकली ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी सबसे पहले हमारे एक्स एक्सिस, हमारे वाई एक्सिस और हमारे स्लोप के द्वारा एरिया क्या कवर किया जा रहा है। तो देखो बाबू, ये है हमारा यू, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, ये रहा हमारा स्लोप, ठीक है, ये हमारा क्लोज हुआ एक्स एक्सिस पे और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। ये आपका एरिया कवर किया गया। इस एरिया में आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल फिगर दिखाई दे रहे होंगे। इस एरिया में आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल फिगर दिखाई दे रहे होंगे। कौन से? एक रेक्टेंगल, कौन रेक्टेंगल? OADC, OADC या AOCD। पहला रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा और एक आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल ABD। तो अगर आपको इस मूविंग बॉडी का क्या निकालना है? डिस्टेंस, क्योंकि आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसको शो करता है? डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी, इस मूविंग बॉडी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप एक काम करो कि एरिया ऑफ OADC, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को क्या करो? जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो, ठीक है। तो चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी के लिए हम सिंपल एक नाम देंगे, क्या? S। क्या नाम देंगे? S, ठीक है। अब चलिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है आपके पास? OC और ब्रेथ क्या है? OD, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका एरिया क्या हो गया? ये रेक्टेंगल OADC का एरिया क्या हो गया? OC इंटू CD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। बेस क्या है इस ट्रायंगल का? AD। बेस क्या है? AD। और हाइट क्या है इस ट्रायंगल का? BD, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। OC का वैल्यू क्या है? T, तो यहाँ T पुट करो आप। CD का वैल्यू क्या है? ये OA अगर U है तो CD भी क्या होगा? U, तो U पुट करो, इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD का वैल्यू क्या है? AD। अगर ये OC T है तो OC का पैरेलल ये AD है, AD भी क्या होगा आपका? T। और BD का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। BD का वैल्यू जो है अभी हम लोग निकाले हैं 80। BD का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 80। अब इसी BD के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो S इज इक्वल टू U इंटू T UT प्लस ये हो गया हाफ और 80 इंटू T 80 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जहाँ पे आपका S किसको शो करेगा? डिस्टेंस को। S किसको शो करेगा? डिस्टेंस को। ये U किसको शो करेगा? इनिशियल स्पीड को। U किसको शो करेगा? इनिशियल स्पीड को। और T किसको शो करेगा? टाइम को। यहाँ पे A किसको शो करेगा? एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया। और बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज आपको मैथमेटिकल मेथड में जब प्रूफ कर रहे थे उस वक्त भी बताए थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़े, किसके प्रेजेंस में? टाइम के प्रेजेंस में। तो टाइम के प्रेजेंस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो वहाँ पे अपने आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हो, ठीक है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे और उसको हम लोग प्रूफ करने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं। जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन है मोशन का, ये है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, वेयर V इज द acquired velocity or final velocity, U is the initial velocity and A is the acceleration and S is the distance, okay। तो यहां भी आपके फॉर्मूला में, आपकी इक्वेशन में S आया है तो हम डिस्टेंस के ही हेल्प से इसको ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहां भी बॉडी का हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाई बॉडी। सर आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी तो पहले भी निकाले हो, तो पहले भी हम निकाले हैं, लेकिन पहले में जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी निकाले थे वो वहाँ पे हम लोग एरिया को क्या किए थे, सेपरेट कर दिए थे कि एरिया को हम लोग अलग रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल दोनों को अलग अलग करके तब ऐड किए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है वो यही फिगर है OABC, OABC और OABCO, ये फिर आपका एक परफेक्ट क्या बन रहा है, ट्रापेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रापेजियम बन रहा है। तो अगर हम ट्रापेजियम का भी एरिया डायरेक्ट निकाल दें, उससे भी हमारा इस बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवल का एरिया क्या कर सकता है, निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस निकालने के लिए इसी फिगर का यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इस फिगर को क्या सेपरेट नहीं करेंगे, इस फिगर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एक परफेक्ट सिंगल फिगर मान के, और ट्रापेजियम चुकी है तो उस ट्रापेजियम का एरिया निकाल के हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम OABCO, OABCO। और वैसे आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ के ही आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, तो ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो अपने फिगर के अनुसार, अपने ग्राफ के अनुसार, पहले तो इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, S। एरिया ऑफ द ट्रापेजियम 1/2, तो चलो 1/2 फिक्स है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से बाबू, OA प्लस BC। ठीक है, तो ये हो गया इंटू OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो OA और BC के बीच का डिस्टेंस क्या है, OC। ठीक है, तो ये क्या हो गया, OC। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA। OA क्या है आपका, U। ठीक है, U प्लस BC क्या है, BC V, और OC क्या है, OC T। ये क्या हो गया, T। कोई दिक्कत, S इज इक्वल टू आ गया 1/2 U प्लस V इंटू T। ठीक है, अब देखिए आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी T नहीं है, तो जब T नहीं है तो हमको इस T को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। इस T को हम रिप्लेस करेंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब यहाँ से तुम अगर AT का वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा आपका, V माइनस U, और T का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, V माइनस U बाई A। T का वैल्यू क्या हो गया, V माइनस U बाई A। अब इस T के वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे लाके पुट करो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, या इसको आप V प्लस V U लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और T के जगह पे पुट करो V माइनस U बाई A, बाई A। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू, ये U V प्लस U ऊपर है और V माइनस U ऊपर है, तो A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि ये हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका 2 इंटू A 2A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये U स्क्वायर उधर जाएगा तो U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका जो फॉर्मूला था क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे जो आपका V है वो आपका एक्वायर्ड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, U जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, A जो है वो एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, और S जो है ये आपका डिस्टेंस कवर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो तीनों हम लोग का मोशन का इक्वेशन है वो क्या है, आके खत्म हुआ। ठीक है, फर्स्ट जो कि आपका था V इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड जो कि था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड जो कि है आपका V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है।
तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब हम लोग बस थोड़ा सा ये देखना है कि ये सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होता है कि नहीं होता है। अच्छा, कोई भी मोशन एक्सीलरेटेड होने के लिए हमको क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, समझिएगा आपको हम कैसे लिंक कर रहे हैं कि कोई भी मोशन को एक्सीलरेटेड होने के लिए हमको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी में बदलाव कैसे होगा, तो या तो आपका डायरेक्शन में क्या हो, बदलाव हो, या तो डायरेक्शन में बदलाव हो, या आपके स्पीड में क्या हो, बदलाव। तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी में बदलाव होगा। तो अगर डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है, डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त आपका वेलोसिटी में चेंज होगा। और आपका वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो ये बॉडी क्या होगी, एक्सीलरेटेड होगी। ये बॉडी क्या होगी, एक्सीलरेटेड होगी। फर्क समझते हैं हम लोग क्या समझेंगे, इसके फर्क समझेंगे। अब समझिए यहाँ पे उसी से आपको हम रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से ए से चलना चालू किए तो एक बार डी पे मुड़ेंगे, फिर एक बार सी पे मुड़ेंगे, एक बार बी पे मुड़ेंगे, फिर एक बार ए पे मुड़ेंगे, यानी टोटल 4 बेंडिंग हम करेंगे, 4 तरह का बेंडिंग करेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ अगर अपने हेक्सागोनल पे आते हैं तो 6 बार बेंडिंग करेंगे, 6 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ऑक्टागोनल पे आते हैं तो 8 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम सर्कल पे आते हैं तो यहाँ पे तो आपका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम इनफाइनाइट बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो अगर अपनी डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सीलरेशन में है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी सर्कुलर मोशन हमेशा किसमें होती है, एक्सीलरेटेड होती है। सर्कुलर मोशन ऑलवेज क्या होते हैं, एक्सीलरेटेड होते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन पे मूव करने वाले जो आपके मूविंग बॉडी होते हैं ये ऑलवेज अपने डायरेक्शन को चेंज करते ही रहते हैं, और चेंज करते रहेंगे तो हमारे वेलोसिटी में बदलाव आएगा, और वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो हमारे एक्सीलरेशन में बदलाव आएगा, और तभी हम लोग बोलेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो एक्सीलरेटेड है। हमारी बॉडी जो है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है वो कैसी है, एक्सीलरेटेड है। चलिए, अब कुछ और भी हमको जानना है सर्कुलर मोशन के बारे में। तो द फोर्स, एक फोर्स लगता है। समझिए, हम सभी लोग बचपन में एक गेम खेले हैं। आप लोग अभी भी खेलते होंगे, आपका बचपना अभी है, मेरा बचपना बीत गया। हम लोग क्या करते थे कि एक रस्सी में पत्थर को बांध के, स्टोन को बांध के, और ऐसे गोल 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 नचाते थे। खूब अच्छे से वो नचता था, एक ही रेडियस पे वो नचते रहता था। और थोड़ा सा रस्सी को लूज करते थे तो फिर आके वो गिर जाता था। यानी कि जब तक उस रस्सी को हम अपनी तरफ टान के रखते थे, अपनी तरफ खींच के रखते थे, तब तक वो गोल गोल क्या करता था, एक रेडियस पे घूमता था। यानी कि उस स्टोन को उस रेडियस पे घुमाने के लिए, उस स्टोन को उस रेडियस पे या उस सरकमफ्रेंस पे घुमाने के लिए हमको उस स्टोन पे एक फोर्स लगा रहे हैं। जिस फोर्स से हम स्टोन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली बॉडी के ऊपर उसके सेंटर की तरफ लगता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे ये बच्चा जो है यहाँ पे एक रस्सी में पत्थर बांध के और गोल गोल इसको नचा रहा है, और ये बच्चा उस रस्सी को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, और जब तक ये अपनी तरफ खींच के रखेगा तब ये सर्कुलर मोशन होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चाहे अगर हम बात करें सन का, मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व तभी कर पाते हैं जब सन उसको अपनी तरफ एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिजिक्स की भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो ये सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो जो हमारे
8 प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स जो हमारे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर हम आते हैं अपने अर्थ पे, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स इकलौता जो है मून, वो क्या करता है, हमारे अर्थ को चारों तरफ से रिवॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी तरफ खींच के रखती है, और अगर सर्कुलर मोशन की भाषा में बात करें तो वो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब वो कौन सा फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। कौन सा फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली आपका एक ऐसा फोर्स होता है जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर उसके सेंटर के टुवर्ड लगता है, ताकि वो बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स अपने सर्कुलर मोशन के हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमारा सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ की तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनका मोशन एक्सीलरेटेड होता है। अब एक्सीलरेटेड क्यों होता है आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, जो मून है ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ये मून भी हमारे सर्कुलर मोशन पे हमारे अर्थ को रिवॉल्व करता है। तो मून का जो मोशन है हमारे अर्थ को चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला, वो भी एक्सीलरेटेड ही है, ये भी एक्सीलरेटेड ही है। और यहाँ पर वही बात बताया है जो आपको अभी हम बताएं कि ये आपका अर्थ का ही वो ग्रेविटी है, जिस ग्रेविटी के कारण ये मून जो है एक सर्कुलर पाथ पे अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फिर आते हैं कि अर्थ खुद सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोशन है अर्थ का वो एक्सीलरेटेड है, और अर्थ उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट करके रखा है। दूसरा, जो एथलीट्स होते हैं ये सर्कुलर ट्रैक पे एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हुए होते हैं, वही क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, द टिप ऑफ ए सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। जो हम लोग वॉच पहनते हैं, ठीक है, इस वॉच में, ठीक है, लेट मी शो यू। हाँ देखिए, जो हम लोग वॉच पहनते हैं तो इस वॉच में जो ये डायल्स लगे होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। इसीलिए हम उनके मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए अब कुछ कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर्कुलर मोशन में, उसके बारे में कुछ कंसेप्ट छोटा मोटा जो बहुत ईजी है, आप सबको पता है, उसके बारे में समझते हैं कि व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस व्हिच इज गिवन बाय 2πr। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे एक राउंड मूव कर जाती है, यानी कोई आपका सर्कुलर पाथ है, लेट्स सपोज कि सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी इस ए पॉइंट से स्टार्ट की और फिर मूव करके इस ए पॉइंट पे आ गई, तो अब इस बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो इस बॉडी के द्वारा उतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा जितना इस सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर होगा, उतना इसका डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है हम सभी को पता है वो कितना होता है, 2πr। तो अगर एक राउंड इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उस बॉडी के द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई यानी 22/7 और 3.14 और 2 इज ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी का हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी, तो वैसे आपका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी आपके पास डिस्टेंस क्या निकला, 2πr। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी सर्कुलर पाथ पे है, तो वहां पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2πr। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/t, 2πr/t। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे बस कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, 2 मिनट में एक बार चला जा रहा है। ठीक है, एक बार वो 2 मिनट में चला जा रहा है, हर एक 2 मिनट में वो एक बार चला जा रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, 105
मीटर। वो हर एक 2 मिनट में एक राउंड इसका ले रहा है। 2 मिनट का मतलब कि 60 और 60 120 सेकेंड्स में वो इसका एक राउंड जो है वो ले रहा है। तो बताइए कि उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हर एक 2 मिनट में वो एक राउंड ले रहा है तो स्पीड क्या होगा। तो टाइम है कितना एक राउंड का 120, टाइम जो है एक राउंड का कितना है 120, तो टाइम जो है 120 और आपके पास रेडियस कितना है 105 मीटर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपको पता है क्या, 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी। तो वैल्यू पुट करो तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 105 बाई टाइम कितना आप लोग के पास 120। इसको कट करते हैं तो 7 1 जा 7, ठीक है, एंड 7 5 जा 35, ठीक है, 15 7 जा 105। ये कितना आ गया आपका v इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 15 बाई 120, ठीक है। अब आइए इसको भी हम लोग कर सकते हैं, 15 8 जा 120, ठीक है। अब 2 4 जा 8, यहाँ पे v जो हो गया ये हो गया आपका 22/4 यानी कि आपका 11/2, v जो हो गया वो हो गया 11/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 11/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे लाके पूरी तरीके से इस चैप्टर के कंसेप्ट को इस 5 पार्ट में, इस 5 सेक्शंस में इस चैप्टर के कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्या किए हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके हम लोग अपने स्टडी मटेरियल में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे हम अगले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, मन लगा के पढ़ाई करो।